हेलो एमर्स, आज हम लोग पुनः आ गए हैं अपने फोर्स के टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने फोर्स का इंट्रोडक्शन देख लिया था। कैसा इंट्रोडक्शन सर? पूरा चैप्टर में फोर्स में तो है। एक्चुअल में हम लोगों ने फोर्स के कैलकुलेशन के लिए न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, कौन सा, सेकेंड वाला, कल समझा था। ठीक है, तो कल हम लोगों ने ये देखा था कि न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। तो हम लोगों ने ये बात की थी, जो बातें की थी उसी को आगे बढ़ाएंगे कि जो फोर्स होता है वो फोर्स हमारा m इंटू ए होता है, या जो फोर्स होता है वो कैसा होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है। दो रेफरेंसेस हमने दिए थे, लेकिन इसमें एग्जैक्ट रेफरेंस मतलब ये चीज़ कहाँ से आती है, यहाँ से आती है ना। यानी यहाँ से ये चीज़ें निकल के आई हैं कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, एक्चुअल में चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वही क्या होता है, फोर्स होता है। कि यूनिट टाइम के अंदर मोमेंटम के अंदर कितना चेंज आ रहा है, तो ये जो चेंज आ रहा है एक्चुअल का कारण क्या है, इसका फोर्स है। तो वही बताएगा कि फोर्स कितना आ रहा है, क्योंकि मोमेंटम में चेंज मतलब यहाँ पे स्पीड में चेंज, और स्पीड में चेंज मतलब फोर्स है ये। ठीक है, तो फोर्स आया है, तो कैसे पता करूंगा, तो बस ये चेक करूंगा कि यूनिट टाइम के अंदर मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है। क्लियर है? बिल्कुल। और यहाँ पे इसी चीज को सिंबलाइज करके यहाँ पे रख दिया गया था। भाई मोमेंटम जो होता है, अगर मैं यहाँ से बात करूं तो हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम मतलब p, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m के, और p जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या बोलते हैं, v के, स्पीड के। मास के अंदर चेंज लाओगे, मोमेंटम के अंदर चेंज आएगा, वेलोसिटी के अंदर चेंज लेके आओगे, मोमेंटम के अंदर चेंज आएगा। लेकिन ये जो फॉर्मूला बना है वो इस वाले रिलेशन को नेग्लेक्ट करते हुए सिर्फ इस वाले रिलेशन से बना है कि क्या बोलते हैं, वेलोसिटी को चेंज करोगे तो मोमेंटम में चेंज आएगा। इसने क्या नेग्लेक्ट किया हुआ है इसको, क्योंकि हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि मास क्या नहीं होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है, और जनरल कंडीशंस में होता ही यही है। मैंने कल बताया भी था कि 95% केसेस में आपको ऐसा नजर आएगा कि मास चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये बात याद रखना जरूरी है कि जो F इजिकल टू एम में आया है वो किस रिलेशन को ध्यान में रखते हुए आया है, इस रिलेशन को कि भैया मोमेंटम में चेंज वेलोसिटी के चेंज करने के कारण आता है। आई बस में, यानी यहाँ पे जो फोर्स है वो एक्चुअल में स्पीड के चेंज को केवल रिप्रेजेंट कराने के लिए आया है, यानी एक्सीलरेशन को दिखा दे रहा है। मास नहीं चेंज हो रहा है, ये रिलेशन को नेग्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये वाला। और मैंने कल एक्सप्लेन भी किया था कि ये 95% जगहों पे वैलिड ये रहेगा, जबकि 5% वैलिड जगहों पे ये वाला वैलिड रहेगा। ठीक है, 95 जगहों परसेंट और 5% में कोई ज़्यादा डिफरेंस मत क्या बोलते हैं, अलग अलग डाटा आप अलग अलग तरीके से समझ सकते हो। देखिए 95% और 5% क्या है, ये मेरा मान लेते हैं कि हमने कई सारे क्वेश्चन देखे होंगे, उसके आधार पे हम बता रहे हैं कि मान लिया हम लोगों ने 100 क्वेश्चन देखे, तो 100 क्वेश्चन में से 95 क्वेश्चन या 95 प्रॉब्लम ऐसी नजर आई जिसमें मास चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन 5 ऐसी प्रॉब्लम आई जहाँ पे मास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ये समझा कि जब मास चेंज होगा तो हम ये वाला तरीका लगाएंगे, और ये वाला तरीका मतलब डेल्टा पी मतलब क्या हम लोग लिखेंगे भाई, डेल्टा पी का मतलब क्या होता है, पी एफ माइनस पी आई अपॉन डेल्टा टी, T2 माइनस T1 लिखोगे। मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, u वेलोसिटी से चल रहा है, जब क्या हो जाता है, t समय बाद देख रहे हैं, इसका मास क्या हो गया m2 और वेलोसिटी क्या हो गई v, तब उस कंडीशन में इसका जो मोमेंटम में चेंज आएगा, तो ये देखिएगा ये क्या है आपका पी आई और ये क्या है पी एफ। अगर मैं यहाँ से निकालूं तो ये होगा m2v और यहाँ पे क्या हो जाएगा m1u हो जाएगा। अब मैं यहाँ से निकालूं चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, पी एफ माइनस पी आई, पी एफ की वैल्यू m2v माइनस m1u अपॉन डेल्टा टी, और सॉरी डेल्टा टी में क्यों लगा रहा हूँ, ये तो क्या मुझे मिला, ये मुझे मिला है चेंज इन मोमेंटम। जब मैं विथ रिस्पेक्ट टू क्या देख लूँगा, टाइम देख लूँगा, टाइम के रिस्पेक्ट में मैं देखूँगा, तो टाइम के रिस्पेक्ट में देखूँगा तो यही मेरा क्या बन जाएगा, फोर्स। आई बस समझ में। तो जब मास चेंज होगा तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, मास कहाँ कहाँ चेंज होता है यही हमको आज देखना है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी और बातें हम कर लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्टली किसका यूज किया है, इक्वल का यूज किया है, बट एक्चुअल में इक्वल का डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। एक्चुअल में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चाहे यहाँ देख लो चाहे यहाँ देख लो। ठीक है, यानी फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू
टाइम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कई बार आ चुका है, इसको मैं अभी भी एक्सप्लेन करने के लिए बैठा हूँ। सर बैठे हैं मतलब मैं बार बार इसको एक्सप्लेन करा चुका हूँ आपको। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि भैया अगर एक चीज़ को हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। कहने का मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्ट संबंध है, ये बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगी, ये घटाओगे तो ये भी घटेगी। कहने का मतलब ये है। तो जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कहने का मतलब है कि अगर मैं एक एक को निकालूं तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब इसको समझना क्या है, देखना ध्यान से। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से ये होता है कि जब मान लीजिए कि कोई क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दूसरी वाली क्वांटिटी फ्रैक्शन में है। किस में है, फ्रैक्शन में। तो याद रखेंगे कि जो ऊपर वाली क्वांटिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि नीचे वाली क्वांटिटी इनवर्स प्रोपोर्शनल है। मतलब मैं यहाँ से अगर तोड़ के लिखूं तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एट डेल्टा पी और एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो फोर्स है वो मोमेंटम में जितना ज़्यादा चेंज आएगा उतना फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। जितना ज़्यादा बड़ा चेंज उतना ज़्यादा बड़ा फोर्स। ये कल बताया भी था। जितना ज़्यादा चेंज लेके आओगे किसके अंदर, मोमेंटम के, यानी मोमेंटम जितना ज़्यादा क्या होगा, चेंज वाला होगा। अब चेंज का मतलब मान लो 20 पे था तो 50 हो जा रहा है, 20 पे था 100 पे हो जा रहा है। यानी क्या हो रहा है, बड़ा चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा है। 20 पे था तो 200 हो जा रहा है, तो क्या चेंज आ रहा है, बड़ा चेंज। जब बड़ा चेंज आएगा मोमेंटम के अंदर तो वहां पे फोर्स भी क्या होगा, बड़ा। इसका मतलब फोर्स कैसा रहा होगा, बड़ा। और अगर चेंज इन मोमेंटम कम तो इसका मतलब फोर्स कम। ठीक है। अब इसी चीज को और समझो दूसरे रेफरेंस में। ये तो मोमेंटम के रेफरेंस में देख लिया, टाइम के रेफरेंस में देखो। ये जब इनवर्स प्रोपोर्शनल हो गया भाई, नीचे वाला इनवर्स प्रोपोर्शनल है। जब नीचे वाली क्वांटिटी को मैं नीचे डाल देता हूं या नीचे अगर मैं देखूं तो नीचे वाली क्वांटिटी को बढ़ाने से ये क्या होगा, कम। हमेशा याद रखेंगे, ऊपर और नीचे लिखा होता है अगर किसी भी फ्रैक्शन में क्वांटिटी, तो ऊपर वाले को बढ़ाओगे तो मेन क्वांटिटी बढ़ेगी, लेकिन नीचे वाले को बढ़ाओगे तो मेन क्वांटिटी घटेगी। लेकिन नीचे वाले को घटाओगे तो क्या, मेन क्वांटिटी बढ़ेगी। फ्रैक्शन में उल्टा रिलेशन होता है। देखो जैसे 5/3, 6/3, 7/3, 8/3 ऐसे कर दिया मैंने। डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाला न्यूमरेटर केवल बढ़ाया है। तो ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है, फ्रैक्शन की वैल्यू भी क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। देखो 5/3 है तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, सपोज कर ले रहा हूँ मैं 5/3 है तो 3 एक कम 3 हो गया, 3 6 18, दैट मीन्स 1.67 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखोगे 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे देखोगे तो 2.33 आ जाएगा, फिर यहाँ पे देखोगे तो कितना आ जाएगा, 2.67 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ रही नहीं बढ़ रही है। जब मैं ऊपर वाले को बढ़ाऊंगा तो वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन अगर नीचे वाले को बढ़ाऊं तब देखो, जैसे 5 मान लेते हैं 2 है, क्या बोलते हैं, फिर यहाँ पे 5/3 है, फिर 5/4 है, फिर 5/5 है। अब देखना क्या हुआ, 5/2 मतलब कितना हो गया, 2.5 हो गया। फिर अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अभी जस्ट आया 1.67 हो गया। फिर यहाँ पे देखोगे तो क्या बोलते हैं 1.25 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो 1 हो गया। क्या हो रहा है, नीचे वाला बढ़ा तो आगे वाले घट गई कि नहीं घट गई। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे जब मैं टी यानी टाइम बढ़ाऊंगा तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। टाइम घटाऊंगा तो फोर्स क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है। अब क्या मतलब है, मतलब मोमेंटम को चेंज करने में जितना ज्यादा समय लगेगा उतना फोर्स क्या होगा, कम। जितना ज्यादा समय लगेगा मोमेंटम को चेंज करने में उतना फोर्स क्या लगेगा, कम। और जितना कम समय लगेगा मोमेंटम को चेंज करने में तो उतना ज्यादा फोर्स। इसका सीधा मैं आपको कहाँ से कनेक्ट कराऊंगा, तो सीधा कनेक्शन है एक एग्जांपल से, आप समझ सकते हो। बेस्ट एग्जांपल है इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। और वो बेस्ट एग्जांपल क्या है भाई, बेस्ट एग्जांपल ये है कि आप देखते हो क्रिकेट बॉल, देखते हो जब आप क्रिकेट खेलते हो तो बॉल आती है, तो जब बॉल आती है तो जो प्लेयर होता है बॉल को पकड़ता है और पकड़ के हाथ कहाँ करता है, पीछे करता है। क्यों, इसको समझना क्या है। बॉल आ रही है तो बॉल की स्पीड क्या होगी, मान लेता हूं बॉल जब आएगी तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है कि नहीं होती है। मैं अपने आप से अप्रॉक्स मान लेता हूं कि बॉल की स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। मैंने ऐसे एज्यूम कर लिया, कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 30 मीटर पर सेकेंड है, ध्यान से समझना, 30 मीटर पर सेकेंड है और मैंने अपना हाथ यहाँ पे रखा। अब मैं हाथ से बॉल को पकड़ रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, हाथ से बॉल को पकड़ने का मतलब मैं बॉल को रोक रहा हूँ। इसका मतलब उसकी 30 से वेलोसिटी क्या कर रहा हूँ, 0 कर रहा हूँ ना। 30 से वेलोसिटी क्या कर रहा हूँ, 0। अब अच्छे से सुनना है, 30 से वेलोसिटी 0। अब बॉल का मास होगा कि नहीं होगा, 30 स्पीड है कि नहीं है। अब किसी ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है और उसके पास स्पीड है, तो इसका मतलब उसके पास मोमेंटम होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब जो वो बॉल आ रही है तो उसके पास एक मोमेंटम है, लेकिन जो ही मैं रुकूंगा तो उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो क्या होगा, मोमेंटम चेंज होगा तो फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। टाइम के रिस्पेक्ट में देखूंगा तो मोमेंटम में चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब फोर्स आया कि नहीं आया। अब वो फोर्स कहाँ पे जनरेट होगा, हमारे हाथों पे, हमारे हाथों पे। मेरे हाथ नहीं रोका है ना उनको भाई, मोमेंटम में चेंज किसने लाया है, मेरे हाथ ने। तो फोर्स कहाँ लगेगा, मेरे हाथों पे ही तो लगेगा। अरे हाँ ना बोलो, लगेगा। वो बॉल आएगी, वो बॉल 30 की स्पीड से थी, तुम क्या कर रहे हो, तुरंत क्या कर रहे हो, रोक दे रहे हो। तुरंत रोक रहे हो, इसका मतलब क्या आया, कम समय में तुमने बहुत ज्यादा मोमेंटम चेंज कर दिया, नहीं कर दिया, बहुत कम समय में तुमने मोमेंटम चेंज कर दिया। तो कम टाइम लिया है, मोमेंटम चेंज कर दिया, तो इसका मतलब फोर्स क्या होगा, ज्यादा लगेगा। भाई कम टाइम है ना, टाइम क्या ले रहे हैं हम लोग, कम, बहुत थोड़े टाइम में कम क्या कर दिया, चेंज कर दिया मोमेंटम को, तो इसका मतलब फोर्स क्या होगा, ज्यादा। क्योंकि टाइम लगा है कम, तो फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा। तो हथौड़ा पे चोट बहुत तेज लगता है, समझ पा रहे हैं। लेकिन वही बॉल जब आ रही है और आप हाथ कहाँ कर लो, पीछे, देखते हो ना बॉल पकड़ के कुल कहाँ करते हैं, खिलाड़ी जितने होते हैं, प्लेयर जितने होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, बॉल हाथ को कहाँ ले जाते हैं, पीछे, हाथ को कहाँ ले जाते हैं, पीछे। इससे क्या होता है कि तुरंत बॉल नहीं रुकती है, बॉल के रुकने यानी मोमेंटम के चेंज होने में क्या लग जाता है, समय लगता है। क्या लगता है, समय। टाइम बढ़ रहा है ना, तुरंत 30 की स्पीड से बॉल नहीं ना 0 हो रही है, उसके मोमेंटम में चेंज होने में क्या हो रहा है, थोड़ा समय बढ़ गया। तो जब टाइम बढ़ रहा है तो इसका मतलब फोर्स तब क्या लगेगा, कम। तो इसका मतलब चोट क्या लगती है, कम। समझ में आया कि नहीं है, अरे हाँ ना बोलिए, क्लियर है। तो अगर आप किसी का मोमेंटम चेंज कर रहे हो और वो मोमेंटम के अंदर जो चेंजिंग आ रही है वो उसके लिए समय ज्यादा लग रहा है, आयो समझ, उसके लिए समय क्या लग रहा है, ज्यादा, यानी मोमेंट को चेंज करने में समय ज्यादा, तो इसका मतलब फोर्स कम, ठीक है। और अगर मोमेंटम के अंदर चेंज बहुत जल्दी आ जा रहा है तो फोर्स क्या तब लगेगा, ज्यादा। कम टाइम में मोमेंटम में चेंज फोर्स ज्यादा जनरेट करेगा, और ज्यादा टाइम में मोमेंटम में चेंज आ रहा है तो फोर्स कम लगेगा, ठीक है। जैसे आप एकदम सिंपल वे में समझ सकते हो कि एक बॉडी पहले से क्या कर रही है, एक और तरीका मैं देख रहा हूँ कि एक बॉडी पहले से मूव कर रही है, उसकी स्पीड क्या है, उसकी स्पीड क्या है, मान लेता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड है। अब क्या किया आपने, थोड़ा सा हाथ लगाया और धीरे धीरे फिर से उसके हाथ पे रख के आप थोड़ा सा फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं अप्लाई किए, तो आप देखोगे कि उसकी स्पीड 20 से 40 होने में बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि हमने धीरे धीरे बस फोर्स थोड़ा सा लगाया है और थोड़े फोर्स के कारण वो थोड़ा थोड़ा स्पीड अपना क्या करेगा, बढ़ाएगा, और बढ़ाते 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 उसकी स्पीड तब क्या होगी, 40 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स टाइम यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, ज़्यादा, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगाया इसलिए मोमेंटम में चेंज भी क्या बोलते हैं, फोर्स भी क्या लगा, कम। अगर आप चाहते हैं कि क्विक 20 से 40 हो जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। सिंपल वे है भाई, समझ पा रहे हैं, अरे हाँ ना बोलिए, क्लियर है। एक बॉलर जो होता है, सॉरी एक बैट्समैन जो होता है, वहीं पे जाते हैं हम लोग। एक बैट्समैन जो होता है, जब बॉल आती है उसके पास, तो ध्यान दीजिएगा, उसको बॉल को मारने के उसके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, तो मान लीजिए जब बॉल आ रही है तो क्या करे, बस धीरे से मारे, क्या मारे, धीरे से मारने का मतलब कम फोर्स लगाए। कम फोर्स लगाएगा तो उस बॉल की जो स्पीड है, बॉल की स्पीड है वो धीरे 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 क्या होगी, चेंज होगी। मतलब नहीं समझे सर, मतलब ऐसे समझो, मान लो जिस स्पीड से बॉल आ रही है, बस मैंने उसको हल्का सा टच किया, हल्का सा क्या किया, टच किया। नहीं समझे, नहीं समझे सर, सिंपल समझो। फोर्स है, मतलब बैट्समैन है, बैट्समैन क्या कर रहा है, बॉल को बहुत धीरे मार रहा है, बॉल को बहुत क्या कर रहा है, धीरे मार रहा है, तो उसकी मोमेंटम में चेंज मतलब क्या होगा, मोमेंटम में चेंज भी कैसा आएगा, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। समझना मेरी बात को। लेकिन अगर वो बहुत तेज से मारा, समझना ध्यान से, तो क्या लगेगा, टाइम कम लगेगा, फोर्स ज्यादा लगाया उसने, तो बहुत कम टाइम में ही क्या हो जाएगा, उसके मोमेंटम में क्या आ जाएगा, चेंज। देखते हैं ना, बहुत जल्दी उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, फिर तुरंत क्या हो जाएगी, डिक्रीज।
बाउंड्री के पास तुरंत पहुंच जाएगी, नहीं पहुंच जाएगी बॉल। धीरे मारे तो बॉल धीरे धीरे बाउंड्री तक पहुंचेगी, तो धीरे धीरे स्लो होगी, है ना। मान लो बॉल मारे हम तो 50 की स्पीड है, तो 50 से धीरे धीरे कम होगी, 40, 30, 20, धीरे धीरे ना बॉल की स्पीड कम होती जाती है घास पे जब दौड़ती है बॉल। क्यों? क्योंकि तुमने फोर्स क्या लगाया है, कम। तो धीरे धीरे ही मोमेंटम में क्या आएगा, चेंज आएगा, और धीरे धीरे मोमेंटम में क्या बोलते हैं, चेंज जो होगा वो पॉजिटिव और निगेटिव जो भी है। तो अगर निगेटिव हो रहा है वहाँ पे बॉल की स्पीड क्या होगी, कम। समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि फोर्स आपने क्या लगाया है, कम, तो इसीलिए क्या होगा, मोमेंटम के अंदर चेंज भी ज़्यादा समय में आएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि टाइम यहाँ पे क्या रहेगा, ज़्यादा। लेकिन सपोज कर लीजिए अगर क्या हो रहा है, अगर आपने बहुत तेज मारा तब, तो बहुत तेज मारा तो क्या होगा, मोमेंटम के अंदर चेंज भी सडन आएगा, बहुत जल्दी बाउंड्री तक बॉल पहुंचेगी और बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, है कि नहीं है। तो मोमेंटम में क्या आ जाएगा, सडन चेंज। इस बात को, इस रिलेशन को बड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से समझिएगा भाई। मोमेंटम में जितना ज़्यादा चेंज उतना ज़्यादा फोर्स, लेकिन टाइम यहाँ पे उससे भी बड़ा रोल निभा रहा है। टाइम ये कह रहा है कि जितना ज़्यादा टाइम लगेगा मोमेंटम के चेंज होने में उतना कम फोर्स लगेगा, जितना ज़्यादा टाइम लगाओगे उतना कम फोर्स, और जितना कम टाइम लगाओगे उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तुम्हें मोमेंटम के चेंज में लाने के लिए। क्लियर है। तो टाइम के ये क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो सर इनवर्स प्रोपोर्शनल था तो इक्वल कैसे लिख दिया, तो बस भाई मैंने मिला के लिख दिया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, ये तो सबने पढ़ा है। और इस इनवर्स को हटाता हूँ मैं तो क्या लग जाता है, यहाँ पे इक्वल लग जाता है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट जुड़ जाएगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, और इस K की वैल्यू क्या मानता हूँ मैं यहाँ पे 1। यहाँ पे इस K की वैल्यू क्या मानता हूँ मैं 1। आई होप नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इस बात को आप याद रख लीजिएगा कि ये कहानी कैसे आई है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि भैया ये इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज किया है, K डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, ठीक है, ये यूज किया है। और K की वैल्यू क्या है यहाँ पे, K इज अ कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो इसलिए F इज इक्वल टू कितना आ गया है, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। सेम टू सेम यहाँ भी कहानी है भाई, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मतलब क्या है कि F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहा होगा मास के, और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहा होगा एक्सीलरेशन, है ना। अब इसको समझो क्या है, ये समझो, ये तो समझ लिया, यहाँ रिलेशन समझ में आ गया ना मोमेंटम और टाइम का, कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्स प्रोपोर्शनल का इफेक्ट पड़ेगा, है ना। अब सेम कहानी यहाँ पे पकड़ो, कह रहा है कि भैया फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। इसका मतलब किसी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा, उतना ज्यादा क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। सीधा भाई है, मतलब है कि नहीं है। अगर मान लीजिए हमारे पास क्या हो, अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, अभी मोमेंटम वाली कहानी तो रखूंगा नहीं कि मुझे मूविंग ऑब्जेक्ट ही चाहिए, मुझे तो चेन लाना है। तो मान लीजिए एक बॉक्स है जिसका भार क्या है 5 kg, दैट मीन्स जिसका मास 5 kg है, और एक बड़ा सा क्या है, ये छोटा बॉक्स है, चलो इसको छोटा बॉक्स ले लेते हैं, और एक बड़ा बॉक्स है जिसका मास क्या है 100 kg। अगर मुझे इसको मूव कराना है, यानी इसको, ये भी रेस्ट में है और ये भी क्या है, रेस्ट में है, दोनों रेस्ट में है, तो इसको मुझे क्या कराना है, रेस्ट से मोशन में लेके आना है, ठीक है। तो इस पे भी मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे ये भी रेस्ट में, इसको ही मोशन में लेके आना, तो यहाँ भी इस पे भी मैं फोर्स लगा रहा हूँ। अब दोनों में इजीली कौन आगे जल्दी मोशन में जाएगा, 5 kg वाला जाएगा ना। इसका कारण क्या है सर, इनर्शिया कम है, मास कम है तो दिख ही रहा है, मास कम है इसीलिए तो क्या कम है, इनर्शिया कम है। आएगा समझ में, यानी 5 kg है, इसका मतलब इसका मास कम है, जबकि 100 kg का मास क्या है, ज़्यादा। और हमने पढ़ा है जिसका जितना ज़्यादा मास उसका उतना ज़्यादा इनर्शिया। आएगा समझ में। तो 5 kg वाले मास के अंदर मास कम है, दैट मीन्स इनर्शिया क्या होगा, कम, और इनर्शिया कम होगा तो ये जल्दी अपने आप को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा रेस्ट से मोशन में। जबकि यहाँ पे ज़्यादा इनर्शिया है, यानी यहाँ पे विरोध ज़्यादा होगा, इसलिए हमको ज़्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। और सेम कहानी को अगर हम दूसरे रेफरेंस में देखें, एक्सीलरेशन के रेफरेंस में देखें तब, तो एक्सीलरेशन के रेफरेंस में जब देखेंगे तो क्या होगा कि जितना ज़्यादा एक्सीलरेट करना है बॉडी को उतना ज़्यादा मुझे क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। सीधा मतलब है भाई कि मान लो 20 की स्पीड में चल रहा है ऑब्जेक्ट, मैं चाहता हूँ ये 50 की स्पीड में चला जाए, या दूसरे कंडीशन में 20 में चल रहा है, मैं चाहता हूँ 100 मीटर में चला जाए, 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चला जाए। एक बॉल है, अच्छा चलो बॉल को 0 पे करते हैं हम लोग, 0 पे ये बॉल है,
मेरे पास बॉल तो यहाँ पे फिलहाल मैं नहीं, सपोज कर ले रहा हूँ कि मैं एक बॉल पकड़ता हूँ, ऐसे बॉल लिया और अभी इसकी स्पीड 0 है, मैं चाहता हूँ ना कितना तेज फेंकूँ, मतलब किसी के पास फेंकूँ। बॉल समझ पा रहे हो ना, बॉल मतलब सपोज कर लो तुम खेल रहे हो, यहाँ पे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, और तुम फेंक रहे हो बॉल को, ये बात मैं कर रहा हूँ, यानी बॉल को फेंकना है। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा तेज फेंकूँ, मैं क्या करूँ, ज़्यादा तेज फेंकूँ। मेरा क्वेश्चन है, आप जानते हो कि बॉलिंग करते हैं तो 2 टाइप के लोग बॉलर होते हैं, मतलब 2 बॉलर आपको नजर आएंगे, एक स्पिनर होंगे और एक फास्ट या क्या बोलते हैं उनको, पेसर बोलते हैं, ठीक है। तो पेसर या फास्टर, ये 2 टाइप के क्या बोलते हैं, पेसर या फास्टर एक ही हो गए, और स्पिनर दूसरे कैटेगरी के बॉलर हो गए। तो स्पिनर की स्पीड क्या होती है, कम होती है, जबकि फास्टर या पेसर की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो आप खुद उन दोनों से पूछेंगे कि भैया किसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पेसर को। भाई उसको अपनी स्पीड क्या करनी है, बहुत ज़्यादा करनी है। स्पीड ज़्यादा करने का मतलब ध्यान से देखना, यहाँ पे पहले उसकी बॉल की स्पीड क्या रहेगी, 0, फिर इस 0 से कितने में कन्वर्ट करना है, 50 मीटर पर सेकेंड में, या 0 है तो 0 से 100 मीटर पर सेकेंड में। तो चलो ये चेंज कौन लेके आ रहा है, स्पिनर लेके आ रहा है। कौन लेके आ रहा है, स्पिनर। जबकि 0 से 100 कौन कर रहा है, तो पेसर कर रहा है। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि भैया स्पिनर ज़्यादा तेज फेंक रहा है, स्पिनर को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कि पेसर को, सीधा मतलब है इसको ज़्यादा स्पीड से फेंकना है, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। और ज़्यादा फोर्स इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि स्पीड में चेंज ये तगड़ा लेके आ रहा है। भाई पहले 0 था, अब क्या लेके आ रहा है, 50। तो 0 से 50 करने के लिए, यानी 0 से 50 करने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे बॉडी को एक्सीलरेट कराना पड़ रहा है, और यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना है भाई, तो एक्सीलरेशन आपका क्या है, 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ या ना। अगर 1 सेकेंड के अंदर मैं देख रहा हूँ तो, ठीक है ना। मैं सोच रहा हूँ कि 1 सेकंड के अंदर स्पिनर ने कितना कर दिया है, 0 से 50 के अंदर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरा एक्सीलरेशन हो जाएगा 0 क्या बोलते हैं 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 सेकंड के अंदर ये चेंज ला रहा है, यानी बॉलर ने हाथ में रखा बॉल और तुरंत उसने क्या कर दिया, फेंका, तो कितने की स्पीड से गया बॉल, 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो मैंने इसलिए यहाँ पे बोल दिया कि एक्सीलरेशन जो होगा वो क्या होगा, 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 1 सेकंड में वो 50 मीटर पर सेकंड में तुरंत कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मतलब फिलहाल मैं ऐसे मानूँ, मतलब 2-3 सेकंड लग सकते हैं, 4 सेकंड लग सकते हैं कि बॉल जाए तब 0 से लेके कितने में आ जाए, 50 मीटर पर सेकंड। यानी बॉलर जब फेंक रहा है तो तुरंत ऐसा ना हो कि जो ही फेंके 50 मीटर पर सेकंड आ जाए, बैट्समैन तक पहुंचते पहुंचते 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पहुंचे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे तगड़ा चेंज लेके आया जा रहा है, किसके द्वारा, पेसर के द्वारा, जबकि स्पिनर के द्वारा कम चेंज लाया जा रहा है स्पीड के अंदर। तो यहाँ पे ज़्यादा चेंज ला रहा है, इसका मतलब ज़्यादा एक्सीलरेशन होगा, और ज़्यादा एक्सीलरेशन मतलब ज़्यादा फोर्स, ठीक है। फिर से ज़्यादा स्पीड में चेंज कहाँ पे लाया, कौन ला रहा है, पेसर। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सीलरेशन भी कहाँ होगा यहाँ पे, ज़्यादा, क्योंकि चेंज स्पीड में ज़्यादा तो एक्सीलरेशन ज़्यादा, क्योंकि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन स्पीड। जितना ज़्यादा स्पीड में चेंज उतना ज़्यादा एक्सीलरेशन, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ज़्यादा चेंज आ रहा है स्पीड में, इसलिए एक्सीलरेशन ज़्यादा, और एक्सीलरेशन ज़्यादा लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। कम चेंज ला रहा हूँ स्पीड में तो एक्सीलरेशन भी कम, और एक्सीलरेशन कम तो इसका मतलब फोर्स भी कम। तो स्पिनर को कम पावर लगानी पड़ेगी, जबकि पेसर को ज़्यादा। क्लियर है, ये दोनों बातें क्लियर रखेंगे आप लोग। चलिए अब और आगे बढ़े हम लोग, और आगे। तो यहाँ भी ये रिलेशन को खत्म किया जाए, तो यहाँ पे भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, क्या आ जाएगा, कांस्टेंट के m इंटू ए। तो k की वैल्यू क्या होगी 1, यानी k इज इक्वल टू हो जाएगा 1, और ये क्या है, यहाँ भी कांस्टेंट ही है, तो भैया ये भी कांस्टेंट हो गया, तो f इज इक्वल टू क्या हो गया, m इंटू ए। तो इसलिए फॉर्मूला ऐसे बना है, ठीक है। लेकिन ये किसके लिए वायलेट था, कल बताया गया था कि भैया जहाँ पे ऐसी बॉडीज जिनका मास चेंज नहीं हो रहा है, यानी कुछ टाइम के बाद स्पीड में केवल चेंज आ रहा है, तब ये फोर्स, यानी केवल और केवल एक्सीलरेशन आ रहा है, तब हम इस फोर्स का मतलब जो वैल्यू है m इंटू ए रखेंगे, अदरवाइज वो रखेंगे। ये तो बातें कल हो गई थी। अब क्वेश्चन ये था कि किन किन केसेस के अंदर क्या हो रहा है, जो हमारा मास है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो एक बार पुनः देख रहे हैं, हम लोग उसी स्थिति में पहुंच चुके हैं कि टाइम जो है हम लोग के पास पुनः नहीं बचा है, ठीक है। तो आज हम लोग इस बारे में ज़्यादा चर्चा कर लिए, इसलिए हम लोग फिर से वहीं रुक गए कि जहाँ पे हमको क्या करना चाहिए था, मास के बारे में समझ लेना चाहिए था। तो चलिए कोई बात नहीं,
हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर पुनः मास के अंदर किस तरीके से चेंज आता है उसके बारे में ही चर्चा करेंगे। तो कल 100% वही चर्चा किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।